आज हम लोगों का फिज़िक्स में यानी कि हमारा जो भौतिकी है भारतीय भवन का, उस भौतिकी का हम लोग आज कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं? तो पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट 2 का नाम है क्या? तो ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन। अपवर्तन है, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, क्यों प्रकाश का अपवर्तन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे जो पहला पार्ट था यानी कि पार्ट 1 जो हमारा निकला है, पार्ट 1, उस पार्ट 1 का नाम क्या था? तो उस पार्ट 1 का नाम था प्रकाश का परावर्तन। क्या था बाबू? प्रकाश का परावर्तन था, है ना। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो क्या है ना कि प्रकाश का अपवर्तन कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं। ठीक है, अब क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन की, मान लेते हैं कि हम एक गिलास ले लेते हैं। क्या लेते हैं बुआ? वो गिलास हम ले लेते हैं। एक हम बनाते हैं सबसे पहले का चीज़, तो गिलास एगो बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लास बनाया, ठीक है, ग्लास है, ठीक है, और हम इसमें क्या कर लेंगे? हम इसमें भर लेंगे पानी। पानी का कलर कैसा होता है? वो उजर या कड़िया? वाइट होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के भाग जाएंगे। हम कहाँ हिंदी मीडियम वाले आदमी, तो लोग वाइट बोलने लगती है, हम टिक पाएंगे? वाइट बोलने में मेरा जवान 2 बार फंसता है कि वाइट हम कैसे बोलें। ठीक है, अब आइए, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें एक वो लकीर खींचेंगे। क्या खींचेंगे बुआ? लकीर खींचेंगे। जब हम इसमें एक लकीर, जब इसमें हम एगो क्या करेंगे? लकीर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, जब इस लकीर को हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो इस लकीर को सीधा आना चाहिए था, आना चाहिए था ना, लेकिन ये सीधा नहीं आएगा, लेकिन ये सीधा नहीं आएगा। ये जो लकीर है, आखिर ये लकीर है क्या? तो इस लकीर को हम कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं बुआ? इसको हम कहते हैं प्रकाश। ये है प्रकाश। ये प्रकाश सीधा ना जाकर ये यहाँ से या तो ये बाहर की तरफ जाएगा और या फिर ये अंदर की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि जब प्रकाश, अब यहाँ देखिए ज़रा आप मुझे बताइएगा, मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ाने में मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। वजह ये है कि आप लोग खुद होशियारी में PhD किए हुए हैं, है ना। अब आप देख रहे हैं जो गिलासवा है, नीचे हमने क्या डाला है? पानी डाला है। क्या डाला है बुआ? पानी। और इस पनियावा के ऊपर जहाँ खाली जगह है वहाँ पर क्या चीज़ होगा? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो वहाँ क्या होगा? हवा होगा। क्या होगा बुआ? हवा होगा। अब हम इससे पहले आपको समझाते हैं माध्यम। क्या समझाते हैं? माध्यम समझाते हैं। अब देखिए, आपने ये सुना होगा कि जो आवाज़ हमारे पास आती है, उस आवाज़ को हमारे पास आने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना। आप लोग दिवाली में देखते हैं ना हो कि कहीं बड़का सा बम फटा, है ना, बम फटा, आप लोग देखते होंगे। तो बम कैसे फटा? तो बम है थोड़ी बोला, जो बम है वो गुड़ुकते गुड़ुकते तोहनी के लग में आया और तोहनी से पूछा कि हम फट जाए। अब तू लोग बोली कि हाँ फट जाओ, बम्बा फट गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। बम में क्या होता है? आप देखते हैं कि दिवाली में जो बम होता है उसमें आग लगाया जाता है, उसमें एक पूछड़ी टाइप का निकला होता है, उसमें आग लगाते बम फट जाता है ना। लेकिन जब बम फटता है तो आप कहीं दूर जगह बम फटते हुए देखेंगे तो उसका रोशनी आपको जल्दी दिख जाता है, लेकिन उसका आवाज़ कुछ देर के बाद हमारे कान में सुनाई देती है ना। ऐसा महसूस किए हैं आप लोगों? कभी ना कभी तो महसूस किए होंगे, है ना। तब होता क्या है कि जो प्रकाश है वो तो जहाँ उत्पन्न हुआ है वहीं पर हमने उसे देख लिया, तो उसे हमारे पास पहुँचने में टाइम नहीं लगा। लेकिन अगर हम ही कहीं जाएंगे तो हमको जाने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? ऐसे ही जब जो उसकी साउंड होती है, जो उसकी ध्वनि होती है, वो हमारे पास आती है तो उसको हमारे पास आने में समय लग जाता है ना। तो हम जो आप साउंड सुनते हैं वो हम तक पहुंचती है किसी न किसी माध्यम के थ्रू।
किस माध्यम के थ्रू पहुंचती है? तो हवा के थ्रू पहुंचती है। किसके थ्रू पहुंचती है? हवा के द्वारा। अब आप देख रहे हैं, अभी आप लोग कभी ऐसा अनुभव किए होंगे कि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, हम क्या करते हैं? इस गेट को बंद कर देते हैं, तो आवाज़ थोड़ा सा कम हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ग्लास का गेट लगा हुआ है, ये क्या बन जाता है? हवा के बीच का बैरियर बन जाता है। यानी कि उधर का हवा उधर है और इधर का हवा इधर, इसलिए उधर का आवाज़ उधर है और इधर का आवाज़ इधर रह जाता है ना। तो माध्यम 3 होते हैं, जिसमें एक माध्यम को कहा जाता है ठोस, दूसरे को कहा जाता है द्रव और तीसरे को कहा जाता है गैस। ठीक है, ये जो आप हवा देख रहे हैं ये किस माध्यम का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये गैस का प्रतिनिधित्व करता है और पानी द्रव का, और ये दोनों पारदर्शक माध्यम होता है। अब फिर तो नहीं सोचेगी कि आई हो बाबा, हाई पारदर्शक माध्यम का हवा, हाई पारदर्शक माध्यम क्या है? फिर से एक और टेंशन, जितना आप परिभाषा पढ़ा रहे हैं उतना टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो पारदर्शक का अर्थ होता है कि जैसे तोहनी ए पार से ओ पार का वस्तु देख सकती हो, उसी को क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। अब जैसे देखिए, आप पहन लिए वो चश्मा, तो चश्मा से आर पार दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? ये भी माध्यम है, लेकिन कैसा? पारदर्शक। अब मान ले हम ही आएंगे और हम एगो चश्मा बनवा लिए का चीज़ का, टीना का, और पहन लिए, तो क्या इस पार का चीज़ उस पार दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो अपारदर्शक है। क्या है वो? अपारदर्शक। पारदर्शक का अर्थ होता है इधर का उधर दिखाई देना, इधर का उधर दिखाई देना, उसी को कहते हैं पारदर्शक माध्यम। अब देखो, तो नहीं ऐसा एगो विद्यार्थी रहे, हमारा ऐसा एगो टीचर रहे, ठीक है। तो बच्चा लोग आया और बोला कि सर हम एगो एक्सपेरिमेंट किए हैं, एगो चीज़ बनाए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं? तो दीवार के उस पार के वस्तु को भी आप देख सकते हैं। अब हमारा ऐसा सर जी थे, एकदम खुश हो गए कि बाप रे बाप, मेरा जो बच्चा है इतना भारी एक्सपेरिमेंट करके आया है कि दीवार के उधर का भी वस्तु हम देख पाते हैं। अब जो सर जी थे एकदम परेशान, बच्चे से पूछे कि अरे कहाँ बनाए हो? पता है लिखवा का? बोला सर जी छेद बनाए हैं। छेदवा से तो ऐसे भी इधर का उधर का दिख जाता है ना। चलिए, पारदर्शक माध्यम कौन होता है बुआ? तो पारदर्शक माध्यम वो होता है जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ के वस्तुओं को देखा जा सके। अब आप साफ पानी लेंगे तो साफ पानी में भी इधर का वस्तु उधर दिख ही जाता है, दिख जाता है ना। हवा में भी इधर का वस्तु उधर का दिख ही जाता है। अब इस बीच में भी हवा है, फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, है ना। तो जब भी आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसमें 2 गो पारदर्शक माध्यम ही आएगा। अब आप सोचेंगे कि सर जी अपारदर्शक काहे नहीं आएगा? मेरा मन हो रहा है कि हम अपारदर्शक माध्यम ले लें। आपका मन हो रहा है कि कैसा माध्यम ले ले? अपारदर्शक माध्यम ले ले। तब बहुचट दास ये बताओ, अगर अपारदर्शक माध्यम ले लेगी तब ये जो किरण इसको देखेगी कैसे? देख पाओगी? नहीं ना। इसलिए जब भी लेना है कैसा माध्यम लेना है? पारदर्शक माध्यम। तो ऊपर हवा है, हवा से प्रकाश आया और यहाँ पानी का जो ऊपर का सतह था इससे टकरा कर रास्ता बदल गया। काहे ना बदले? बदल भी जाना चाहिए, है ना, बदल जाना चाहिए। और प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन तो तोहनी लइका में ढेर देख ले होबे। अब लइकाड़ी में जब आप लोग छोटे थे तो उस टाइम प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता था, आपका भी अपवर्तन हो जाता था। अब एकदम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, मुंह नीचे न करिए बुआ, इधर समझो। ई बाड़े ते, ठीक हो? हाँ सही बाड़े, बड़े नहीं तोहनिए न बड़े रे, ठीक है। इतने बड़े आहई बिया तोहनी के माई। अरे गड़बड़ हो रहा है। माई इतना हंसी कैसे हो? माई बा खिसिया है ना। अब तुम लोग निकल गई घूमने। जैसे ही घर से निकली, कहाँ निकली? घूमने के लिए। सोच रही हूँ कि कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे। जैसे ही घर के गेट पर आए, कहाँ पहुँचे? घर के गेट पर। मम्मी का जो थप्पड़ है तोहनी के गाल पर पड़ जाएगा। तो एक बात बताओ, जैसे आप लोग घूमने के लिए घर से निकले, दुहड़ी पर पहुँचे, मम्मी का थप्पड़ गाल पर पड़ गया, तो तोहनी घर में जाइबे कि बाहर घूमे जाइबे?
घर में जइबे। अब का हुआ यहाँ पर, ध्यान से समझो। अब ते अपना रूम से निकल ले, अहिजे थप्पड़ पड़ गया तो का हो गया, तू रास्ता भुला गेले, है ना, रास्ता भुला गई ना, जाना था घूमने, अब चली गई फिर घर में, दूसरा घर में चली गई, है ना, या घर में ही रह गई। वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। देखो जैसे ही ये प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ पर टकराया, क्या हुआ, यहाँ से आया और यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, ये भी रास्ता भुलाकर इसको आना था इधर, और ये या तो इधर आ गई या तो इधर आ गई। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि एकदम सिंपल सी भाषा में कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में पहुंचती है, और पहुंचने के क्रम में जब ये अपने रास्ता से, इसका जो मेन रास्ता था है बीच वाला था, लेकिन बीच वाला से ना जाकर या तो उधर से निकल गई या फिर इधर से निकल गई, तो जब ये अपने रास्ता को भूल गई, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए बाबू, पारदर्शक माध्यम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस भी क्या है, पारदर्शक माध्यम है, और यहाँ पर ये जो पानी है ये भी क्या है, पारदर्शक माध्यम है, जिसमें हम एक पार से दूसरे पार के वस्तु को इजीली देख सकते हैं। है कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। अब चलिए, आज हमारा यही पार्ट स्टार्ट हो रहा है और इसी को हम पढ़ने वाले हैं आज डीपली। ठीक है, अब आ जाइए, ये पार्ट कौन सा है, तो बगल में हम क्या करेंगे, लिखते हैं पार्ट का नाम। यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट 2। कौन सा पार्ट है बाबू, पार्ट 2 है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। 10th क्लास का बुक कौन सा है, तो बुक है भारती भवन का। किस प्रकाशन का है बाबू, भारती भवन का ये बुक है, और वहीं से हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। उत्तर में प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम, जिसमें पहला पारदर्शी माध्यम क्या था, तो पहला पारदर्शी माध्यम आपने देखा था हवा था, और दूसरा पारदर्शी माध्यम पानी था, है ना। पहला पारदर्शी माध्यम हवा और दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या था। क्या इसके अलावा भी और कोई पारदर्शी माध्यम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन हो सकता है, तो शीशा हो सकता है, कांच हो सकता है ना। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डोर लगा हुआ है, जो गेट यहाँ पे है, इसमें भी हम आर पार के वस्तुओं को देख सकते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया, पारदर्शी माध्यम हो गया, है ना। अभी देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, इसमें जेली है, इधर यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रैपर लगा हुआ है, और इधर से देखने के बावजूद भी आपको ये रैपर दिख रहा होगा, है ना। ये भी क्या है, पारदर्शक माध्यम ही है। वही कहा जा रहा है कि प्रकाश की किरणों एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने, क्या हो जा रहा है, इसके दिशा में परिवर्तन आ जा रहा है। जाना था केहू और दिशा में और चली गई कहीं और, है ना, जाना था किसी और दिशा में और चली गई कहीं और। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब चलिए जरा देखिए, सपोज दैट कि हाई हम यहाँ पर एगो बना लेते हैं बर्तन। क्या बना लेते हैं बउआ, एगो बर्तन हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे होगा हवा। हवा है ना, हवा तो है। चलिए अब यहाँ से हमने एक लाइट डाला। क्या डाला, एक लाइट डाला। तो लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे आया ना। यहाँ पर आने के बाद इस लाइट को कहाँ जाना चाहिए था, ऐसे सीधा निकलना चाहिए था ना। लेकिन ये लाइट ऐसे ना जाकर ऐसे निकली है। यानी कि क्या हुआ है, ये जो प्रकाश है ये क्या हो गई है, तो आप देख रहे हैं जो प्रकाश है वो मुड़ गई है। क्या हो गई है, मुड़ गई है। यानी कि इसका जो दिशा है वो क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है, बदला है ना। इसी घटना को, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में,
माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो क्या हो जाती है? वो अपने दिशा को परिवर्तित कर लेती है, अपने दिशा को बदल लेती है, अपने दिशा को चेंज कर लेती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब आ जाइए, इसमें इससे कुछ संबंधित तथ्यों को हम पढ़ लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब माध्यम जो यहाँ पर होता है ना, तो माध्यम को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आप जब साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप नहीं ना लिखेंगे जी गैस, हवा, पानी, ये तो नहीं लिखेंगे। माध्यम पढ़ रहे हैं तो माध्यम का दूगो नाम होता है। कवन कवन नाम होता है? तो जरा देख लीजिए। माध्यम का दूगो नाम होता है। एक को हम कहते हैं सघन, क्या कहते हैं बाबू? सघन। और दूसरा को कहते हैं विरल। क्या कहते हैं? एक को सघन और दूसरे को कहते हैं विरल। अब भाई सघन माध्यम कौन होता है? अब उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या चीज़? तो आप लोग देखे होंगे जब आपको पदार्थ के बारे में पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि बउआ है ठोस है तो इसके कण कैसे रहेंगे? एकदम नज़दीक नज़दीक रहेंगे, है ना। ये है द्रव तो इसका कण क्या हो जाएगा? ओकड़ा से तइका दूर पर हो जाएगा ना। और हई है गैस, इसका कण क्या हो जाएगा? बहुत दूर दूर हो जाएगा, है ना, बहुत दूर दूर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, मान लीजिए इसमें जितने कण हैं सारे कण नहीं इंसान हैं। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सारे कण क्या है? इंसान हैं। तो जब सभी कण यानी कि सभी इंसान एक जगह रहते हैं ना तो उनके बीच बॉन्डिंग बना रहता है ना। जैसे आप सभी एक साथ पढ़ने आ रहे हैं तो इधर 4-5 गो मित्र मंडलियों का समूह इधर है, आप तीनों एक साथ आते हैं, वो तीनों एक साथ आती है, वो बेचारी अकेले आती है ना। अब देखिए जब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं ना तो उसके बीच मजबूत वाला बंधन बन जाता है, भले वो दोस्ती का रहे या किसी भी चीज़ का रहे, थोड़ा सा मजबूत बंधन बन जाता है। लेकिन अब क्या होगा? अभी आप किस क्लास में है बाबू? 10th क्लास में है ना। अभी आप 10th क्लास में हैं। जब आप 10th पास करेंगे, आप 11th में जाएंगे तो क्या होगा? तब इस ग्रुप में भी डिवाइडेशन हो जाएगा। कैसे? तो कोई बच्चा आर्ट्स ले लेगा, कोई बच्चा साइंस ले लेगा, कोई बच्चा कॉमर्स ले लेगा। तो साइंस वाला बच्चा दूसरे कोचिंग में, आर्ट्स वाला दूसरे कोचिंग में, है ना, और कॉमर्स वाला दूसरे कोचिंग में जाएगा। सब अलग अलग कोचिंग में जाने लगेंगे तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, है ना। अभी तो बाहर निकलना है, एक ही साथ एक ही प्लेट में पानी पूरी लेकर मार लेना है। लेकिन अब है क्या कि जब आप अलग अलग कोचिंग में रहेंगे, आपका अलग अलग टाइमिंग रहेगा, तो एक साथ पानी पूरी कैसे खा पाएंगे? नहीं ना। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? दोस्ती यारी कम जाता है। अब अगर आपको बिलीव ना हो तो ज़रा अब आप सोचिए कि 5th क्लास में यानी कि 5 क्लास में आपके जो दोस्त लोग थे, क्या अभी वो सारा दोस्त आपके साथ है क्या? अब आप हाई स्कूल में आ गए हैं, आप हाई स्कूल के बच्चे हैं। जो बच्चे 8th क्लास में आपके साथ थे वो सारे बच्चे आपके साथ अभी है क्या? नहीं ना। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे किसी और कोचिंग में होंगे, कोई बच्चे कहीं और पढ़ रहे होंगे। ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? तो अब आपके और उसके बीच जो मित्रता है उतनी ही प्रगाढ़ है या तो थोड़ा कमज़ोर हो चुका है? थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। वही चीज़ यहाँ भी होता है। देखिए जहाँ पर कण एकदम सटल रहेगा यानी कि इसके बीच का बंधन ज़्यादा हैवी है। कैसा है? ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा मजबूत है। अब कण थोड़ा सा दूर हो गया तो यहाँ पर जो मजबूती है, जो बंधन है, वो भी कमज़ोर हो गया, है ना। और यहाँ पर जो गैस आप देख रहे हैं ये है ठोस, ये है आपका ठोस, ये है आपका द्रव और ये है आपका गैस का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ लेते हैं इसको ज़रा। आप देख रहे हैं ठोस में जो मौलिक कण होते हैं ठोस के एकदम नज़दीक होते हैं और एक दूसरे से मजबूत बंधन से बंधे होते हैं, है ना, बंधे होते हैं। जिसकी वजह से देखिए ये जो डब्बा है ठोस का उदाहरण है, इसको हम जहाँ रखे हुए हैं, जैसे रखे हुए हैं, सब एक दूसरे से जुटल है इसका सारा कण। तो जहाँ ये अपने स्ट्रक्चर में जस का तस रह गया। क्यों? क्योंकि इसके सारे मौलिक कण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब जब आप द्रव में आएंगे
तो द्रव के जो मौलिक कण होते हैं ठोस की अपेक्षा थोड़े से कमज़ोर होते हैं, जिसके वजह से इनके कणों के बीच बंधन नहीं बन पाता है। और आप लोग देखते हैं, आप में जब मजबूती से दोस्ती का बंधन रहता है तब मेला घूमने जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे। मेला घूमने जाएंगे तो सभी आदमी एक साथ जाएंगे। ऐसे इस डब्बा में भी जितने कण हैं, यहाँ पर भी जो बंधन है काफ़ी हैवी है, इसलिए एक कण को यहाँ से पकड़ के, कुछ कण को यहाँ से पकड़ के उठाया गया, सारा कण इसके साथ आ गया ना। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए आप, ये जो द्रव है इसमें कण थोड़े से दूर दूर हो गए तो दोस्ती भी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। और ये किस में होता है, पानी में। देखते हैं ना, तब ना क्या होता है कि पानी के कुछ कण को आप अपने हाथ में रखेंगे तो कुछ उधर बह जाएगा, कुछ इधर बह जाएगा। अब ऐसे ही होता है आपके दोस्ती यारी में भी। जब दोस्ती यारी कमज़ोर हो जाती है तो आप दुर्गा पूजा में देखने जाएंगे शिवालय मंदिर में, तो आपकी जो दोस्त है वो चली जाएगी बरगिनिया स्टेशन पर, है ना। ऐसा संभव है या नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? दोस्ती कमज़ोर होने पर हुआ, बॉन्डिंग कमज़ोर होने पर हुआ। और ये हम आप नहीं कहते हैं, ये साइंस बताता है। और जब बॉन्डिंग एकदम कम हो जाएगा तो कोनो कहीं जाए, उससे किसी को कोई मतलब रहता है नहीं ना। दोस्ती यारी ख़त्म हो गया तो कोई कहीं जाए, उससे कोई मतलब रहता है नहीं ना। और वही हाल है गैस का। इसका कण इतना कमज़ोर बंधन से बंधल रहता है कि देखते हैं जैसे ही गैस के पिन पर आप उंगली डालते तो कुछ गैस उड़ जाता है, कुछ आपके हाथ में लग जाता है, कौन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलता है। बात सही है या गलत है? सही है ना। सेम वही चीज़ यहाँ साइंस भी सिखाता है। अब जरा यहाँ देखिए, हम माध्यम पढ़ रहे थे सघन। अब सघन पढ़ रहे थे तो एक बात आप यहाँ पर मुझे बताइए, जरा बताइएगा, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सघन लिखा हुआ है। सघन में का स हम क्या कर दिए बउआ? हम सघन में का स क्या कर दिए? मिटा दिए। बचा क्या? घान। अब हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, घान तो समझ रहे हैं ना। अब जहाँ पर बहुत आदमी एक ही जगह बैठ जाएगा, हम लोग क्या कहते हैं कि घौदे मौदे सब बैठल था, कहते हैं ना, यानी कि एकदम घन था। अब आप हमारे यहाँ तो खेती बाड़ी भी होती है। अब आपने खेत में मूली का बिया छिड़ दिया और एकदम बहुत सारा उसमें से पौधा जम गया, तो क्या कहते हैं? अरे बहुत घन जम गया है, कहते हैं या नहीं कहते हैं? यानी कि कोई चीज़ जब एक जगह बहुत अधिक संख्याओं में हो उससे कहते हैं घन। तब एगो बात बताइए, जब इस दोनों का बात करेंगे ठोस और द्रव का, तो इस दोनों में ज़्यादा घन आपको कौन दिख रहा है? ठोस या द्रव? दिख रहा है ना। ठोसवा को भुला गए। द्रव और गैस में दोनों में ज़्यादा घन कौन लग रहा है? द्रव, है ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दो गो माध्यम था। कौन कौन? एक बात आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि ऊपर क्या है? ऊपर है हवा। क्या है बाबू? ऊपर है हवा और नीचे है पानी। क्या है बाबू? ऊपर है हवा और नीचे है पानी। द्रव बोले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पानी, लिख सकते हैं हो। और गैस बोले तो यहाँ पर लिख सकते हैं हवा, लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जिसको समझ में नहीं आएगा अभी बोल देना, फिर से समझा देंगे। अब जरा बताइए, ठोस को हम यहाँ से क्या कर देते हैं? साइड कर देते हैं। अब मुझे जरा बताइए, आप यहाँ पर दो गो माध्यम पढ़ रहे थे, कौन कौन? सघन और विरल। सघन और विरल, इस दोनों में ज़्यादा घन कौन है? पानी या हवा? पानी है ना, तो ये पानी हो गया सघन। क्या हो गया बाबू? सघन। और जो बच गया वो क्या हो गया? वो हो गया विरल। क्या हो गया? विरल। अब बताइए, किसी को सघन और विरल समझने में दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताइए, जब हम ले लेंगे ठोस, क्या ले लेंगे बुआ? जब हम ले लिए वो ठोस, ठोस क्या होता है? तो जितने पदार्थ जिसको हम जहाँ रखेंगे वैसे ही रह जाएगा, उसको कहते हैं ठोस। अच्छा आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से ईंटा क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए या द्रव या गैस? ठोस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं एगो ईंट। क्या ले लेते हैं बाबू? ईंट ले लेते हैं। ईंट लिया गया और पानी लिया गया, तो ईंट और पानी में दोनों में सघन कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब इस दोनों का बात करेंगे तो है सघन और है विरल। जब इस दोनों का बात होगा तो ये सघन और ये विरल, और जब इस दोनों का बात होगा तो है हमेशा विरल रह जाएगा और ये सघन रह जाएगा। यानी कि सघन और विरल में कोई बदलता है तो कौन बदलता है? पानी। जल कभी सघन भी होगा और जल कभी विरल भी होगा। जब जल के साथ हवा आया तो जल सघन, और जब जल के साथ
ईंटा आ गया, पत्थर आ गया, तो जो जल है वो विरल हो गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। बदला कौन? पानी बदला, क्योंकि हमेशा बदलता कौन है? पानी ही तो बदलता है। पानी में हरिहर का रंग डाल दीजिए, हरिहर, लाल डाल दीजिए, लाल, पीला डाल दीजिए, पीला। बदलता कौन है? पानी ही तो बदलता है। यहाँ पर भी कौन बदलेगा? पानी ही बदलेगा। पानी कभी सघन भी होगा और पानी कभी विरल भी होगा। ठीक है, अब आ जाइए, स्ट्रक्चर को समझिए जरा, स्ट्रक्चर को समझिए। जब एक किरण को डाला जाता है, जब एक किरण को यहाँ पर डाला गया, प्रकाश के किरण को, है ना, प्रकाश के किरण को डाला गया, तो जो किरण डलती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बुआ? आपतित किरण। उसके बाद जो किरण टकरा कर निकल गई उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सा किरण बुआ? अपवर्तित किरण। और यहाँ पर हवा था, और आपने पढ़ा है कि हवा हमेशा विरल होगा। क्या होगा? हवा हमेशा विरल होगा। तो ये विरल माध्यम है, और यहाँ पर जो जल था वो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ से जो एकदम सीधा साधी लंबा रेखा है इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप लाइन देखिए घूमते हुए, और अभिलंब के साथ यहाँ पर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, ये एंगल, ये जो कोण है हमेशा क्या होता है? तो ये कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। क्या होता है बाबू? बराबर होता है। बात समझ में आया या कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइए। इसमें कितने बच्चे जिसको अपवर्तन समझ में नहीं आया है? कोई बच्चे? सबको समझ में आ गया? अपवर्तन क्या कहता है? तो अपवर्तन यही कहता है, अपवर्तन यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एगो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अपने रास्ता से सीधा न जाकर रास्ता भटक जाती है। इसके दिशा परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाला प्रकाश का किरण आपतित किरण, टकरा कर दिशा बदलने वाला किरण अपवर्तित किरण, ऊपर का माध्यम विरल, निचका माध्यम सघन, और ये जो सीधी वाली रेखा है अभिलंब कहलाता है। कहीं कुछ कन्फ्यूजन है? नहीं ना। सघन का अर्थ होता है कि जिसके मौलिक कण बहुत घन हो। जिसके मौलिक कण क्या हो? बहुत घन हो, सघन। और जिसके मौलिक कण दूर दूर हो, विरल। याद रहेगा या कन्फ्यूज भी हो जाएंगे कभी? कै दिन याद रहेगा? कल पूछेंगे तो कल तक सबको याद रहेगा ना? ऐसा नहीं ना कि रात में रोटी सब्जी के साथ उसको भी निकल जाना है, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, जो प्रकाश चलती है, प्रकाश चलती है या नहीं चलती है? चलती है। और प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है ना। जब आप टॉर्च जलाएंगे, यहाँ से टॉर्च जलाएंगे, सपोज दैट कि हई का है, मान लेना है, हम लोग मैथ भी पढ़ते तो मान लेते हैं, हई टॉर्च है और इधर बल्ब लगा हुआ है। तो जब हम इधर से टॉर्च को जलाएंगे तो रोशनी किधर जाएगा? सीधा। कभी ऐसा होगा कि प्रकाश का रोशनी कहेगा कि ना हमरा एनी जाके मन न करी तो हम एनी जबो? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। और अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से टॉर्च को जलाया गया और आगे कोई अवरोध है नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ से जो रोशनी निकलेगा, यहाँ से जो रोशनी निकलेगा प्रकाश का, वो बिल्कुल सीधा ना निकल के कहेगा कि चलो पहले बरगिनिया बाज़ार में खा लेते हैं पहले चाट उट, तब चलेंगे सीतामढ़ी, तब पहुँचेंगे दरभंगा। ऐसा संभव है क्या? यहाँ से जब ये प्रकाश निकलेगा सटाक दिवर कहाँ? एकदम सीधा, है ना। कैसे? एकदम सीधा। और ये सिर्फ कहाँ तक पढ़ना है? 10th क्लास में ही पढ़ना है कि जो प्रकाश है वो कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। जब आप इंटर में साइंस लेंगे ना तो आपको वेब ऑप्टिक्स भी पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना है, और वहाँ पर पता चलता है कि प्रकाश खाली सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो यहाँ से प्रकाश जा रही है और बीच में कोई रुकावट है तो कुछ प्रकाश इधर भी और कुछ प्रकाश इधर भी तरंग के रूप में निकल जाती है। इसे पढ़ना है 12th क्लास में। लेकिन फ़िलहाल हम किस क्लास में है? हो 10th क्लास में है। तो हम इतना पढ़ेंगे कि जो प्रकाश है वो हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है ना। और एक बात बताइए, प्रकाश का चाल सभी माध्यम में अलग अलग होगा या सब माध्यम में एक ही जैसन होगा? जैसे हवा में प्रकाश अलग गति से चलेगा,
पानी में प्रकाश अलग गति से चलेगा, ठोस यानी कि कांच में प्रकाश अलग गति से चलेगा, तो सब में उसका गति अलग अलग होगा या एक ही जैसन होगा? अलग अलग होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर एकदम खाली जगह पर आप टॉर्च जलाते तो बहुत जल्दी रोशनी पहुंचता है, लेकिन क्या होगा जब बीच में आप शीशा डालने लगेंगे तो धीरे धीरे प्रकाश क्या हो जाता है, मध्यम हो जाता है, कम पड़ने लग जाता है ना, ऐसा होता है ना। चलिए अगला स्लाइड। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे आप याद रखेंगे, और यहाँ से मैं क्वेश्चन आपसे जब तक ये चैप्टर चलेगा हमेशा पूछूंगा रिवीजन के तौर पे, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना तो देख लीजिए यहाँ पे। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि जैसे जैसे माध्यम बदलेगा, गैस में प्रकाश की चाल कुछ और, द्रव में प्रकाश की चाल कुछ और ठोस में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। सभी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। प्रत्येक माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू? अलग अलग होती है। ठोस में प्रकाश अलग गति से चलती है, गैस में अलग गति से, और द्रव में अलग गति से चलती है। अब यहाँ देखिए, प्रकाश निर्वात या शून्य। निर्वात क्या होता है? तो निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम उसको कहा जाता है, और हमारे बिहारी भाषा में उसको वैक्यूम कहा जाता है। वैसे वैक्यूम उसको हम कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सर जी को बात बताइए कि जब वैक्यूम होता है तो वैक्यूम हम काहे कहते हैं? तो एक बात तोनियो बताओ, सेब होता है तो तोनी सेव काहे कहती है ना? है ना? है या नहीं है? हवा को हवा कहेगी, तवा को तावा कहेगी। जब तुम्ही लोग, अब हम लोग क्यों कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि हम लोग बिहारी है। हमारा यहाँ लड़का लड़की नहीं होता है, हमारा यहाँ छौड़ा छौड़ी होता है ना। वजह यह है कि हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, पता है ना। अब बाहर में आप जाएंगे, आप दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है? दूसरे जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ पे मर्द औरत होता है, हमारे यहाँ जानी मर्द होता है। हमारे यहाँ सारी चीज़ अलग अलग है ना। अब यहाँ देखिए, अब देखते हैं ना, अब ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। शहर में आप जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? दादाजी दादी माँ होती है, हमारे यहाँ दाई बाबा। एकदम शॉर्टकट है ना, एकदम शॉर्टकट, सीधे जे मुंह में आयल वही बोल देना है। अब यहाँ देखिए, प्रकाश यानी कि निर्वात। निर्वात क्या होता है बुआ? वैसा जगह जहाँ पर हवा तक नहीं हो, ठीक है। वैसा जगह जहाँ पर हवा तक नहीं हो। तो जहाँ पर हवा नहीं होगा क्या वहाँ पर प्रकाश चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। आवाज़ नहीं चलेगा, प्रकाश तो चलबे करेगा। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि साउंड को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच रही है, तो इस बीच में भी क्या काम कर रहा है? हवा एक माध्यम का काम कर रहा है, जो मेरे मुख से आपके कान तक मेरी आवाज़ों को पहुँचा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश या निर्वात या शून्य, जिसे मुक्त आकाश कहते हैं, में सबसे तीव्र गति, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है बुआ? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या शून्य, जिसे मुक्त आकाश भी कहते हैं, वहाँ पे सबसे तीव्र होती है। और जहाँ पर हवा भी नहीं है वहाँ पर प्रकाश कितना स्पीड में चलती है मालूम है आपको? वहाँ पर लगभग प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि 1 किलोमीटर, अगर आप यहाँ से जो रेलवे फाटक है वहाँ पर जाते हैं तो 3 किलोमीटर है। कितना दूर, कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। और यहाँ पर 3 किलोमीटर का बात नहीं किया जा रहा है, 3 लाख किलोमीटर का बात किया जा रहा है। और जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, न हवा होगा, न पानी होगा, न कांच होगा, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर जो प्रकाश की चाल है कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना दूर जाएगी? 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश कितना स्पीड गति से पहुंचती है। तो आप देखते हैं लाइट का स्विच जैसे ही देखते हैं आप लोग, पूरा घर में रोशनी फैल जाती है। फैलती है नहीं फैलती है? क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की चाल है सबसे तीव्र होती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है बुआ? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब पानी की बात करेंगे तो पानी में प्रकाश की चाल घट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में बहुत सारे
कण होते हैं और कण से क्या होता है, प्रकाश टकराता है, और टकराएगा तो धीरे धीरे प्रकाश कमज़ोर पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा, पड़ जाएगा ना। वही कहा जा रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है, लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि पानी में भी जो प्रकाश है उसकी गति लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर प्रकाश दूरी तय कर सकती है। कितना देर में, एक सेकंड में। बात समझ रहे हैं। और जब हम आगे जाएंगे तो कांच में इसकी चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और सबसे अधिक अवरोध कौन उत्पन्न करता है, कांच। कौन, कांच। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। जहाँ कुछ भी ना हो, यानी कि मुक्त आकाश में 3 लाख, पानी में 2.25 लाख और कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा ना। मुक्त आकाश में कितना, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे। अब बताइए, मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, पानी में 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रहेगा या नहीं। चलिए, अब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वायु की अपेक्षा पानी, यहाँ पर 2 माध्यम का नाम लिया गया। क्या को माध्यम का नाम लिया गया बुआ, 2 माध्यम का। कौन कौन है, वायु है और पानी है ना। तो जरा बताइए, इस दोनों में सघन कौन होगा, वायु और पानी में। जल्दी, पानी ज़्यादा सघन होगा। वायु और पानी में पानी सघन होगा। वही कह रहा है कि वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः सघन। कौन सघन है, पानी है सघन। और जो सघन होता है उसे कहा जाता है डेंसर। क्या कहा जाता है, डेंसर। और जो विरल होता है इसे कहा जाता है रेयर। क्या कहा जाता है, रेयर। सघन को डेंसर कहते हैं और विरल को रेयर कहते हैं। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, कुछ परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए आगे का सारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कहा जा रहा है कि वायु की अपेक्षा पानी प्रकाश सघन माध्यम है, या पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः विरल माध्यम है। यानी कि कहा जा रहा है कि जब वायु और पानी को लिया जाएगा तो पानी सघन हो जाएगा और वायु विरल हो जाएगा। अब तोहनी के मन में एगो बात है कि हैरट बाबू बाड़ो 5 मिनट पहले समझ के बैठल है कि जो पानी है वो सघन है और जो हवा है वो विरल है। जो पानी है वो सघन है, जो हवा है वो विरल है। और जब कांच और पानी आया तो जो कांच है वो सघन है और पानी जो है वो विरल है। और अगर कांच और हवा आ गया तो कांच हमेशा सघन और गैस हमेशा, हवा हमेशा विरल होगा। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे डायग्राम टाइप का बनाते ताकि आपको समझने में कुछ दिक्कत ना हो। देखिए 3 गो चीज़ लेते हैं, कांच, पानी और हवा। माध्यम है ही तीनों ना होगा हो, या इसके अलावा भी कोई माध्यम आएगा, आएगा हो नहीं ना। कुछ टेंशन बका हो, सफा मुँह लटका के बैठल बड़े, कोनो मुँह में से कुछ छीन ले लो का खाए वाला। अजीब हाल है। ए भाई सीधी सी बात है कि मेरे क्लास में बैठना ना तो मरल जी से मत बैठना, पढ़ना तो एकदम टाइट से बैठो। लग रहा है कि एकदम 50 साल की बुढ़िया हो गई, ठेकना लगा के सुन रही है। हाँ कई बार मास्टर बा ओह, तो नहीं ऐसे बैठेगी तो हम यहीं पर सो जाएंगे, हमसे क्लास नहीं चलेगा भाई। कभी अब क्या है ना, कभी कुछ सीखना है तो मीनाक्षी से कुछ सीखो। देखियो 8 दिन भोज खाइए एकदम सफा, इसका एनर्जी 10 दिन कम होने वाला है। अब ना इसका एनर्जी कम में नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पर 3 चीज़ों को लिया। किसे लिया बाबू, कांच, पानी, हवा। एक बात ध्यान रखिएगा, हवा हमेशा विरल रहेगा, हवा कभी भी सघन नहीं होगा। और जो कांच है ये हमेशा सघन रहेगा, ये कभी विरल नहीं होगा। और है जो पानी है ना, है दल बदलू है, दल बदलू है। जिससे तुम लोगों के साथ भी होता होगा कि घर के बगल में 2 आदमी यहाँ भोज है और
अंगियाँ दोनों के यहाँ से आया है। अब जाना किसके यहाँ है तो पहले तो नहीं पता लगाता होगा, है ना, कि किसके घर में। अच्छा, एक के यहाँ पनीर बना हुआ है तो पनीर वाला यहाँ जाएंगे। कितना देर में खबर उड़ते हुए आया कि सेकंड वाला यहाँ चिकन भी है, छोड़ो पनीर को लात मारो, चिकन वाला यहाँ जाना है। यानी कि कंडीशन देखकर दल बदल लेना है ना, कंडीशन देखकर दल बदल लेना है। वही हाल इसका है। ये जब इसके साथ आएगी कौन है, जो पनियावा को देख रहे हैं आप, अगर पानी है और इधर यहाँ पर क्या पहुँच गया, हवा पहुँच गया, पानी हवा के साथ आ गया तो ये जो पानी है यहाँ पर क्या हो गई, ये सघन, है ना, यहाँ पर पानी क्या हो गया, सघन हो गया। और जब ये जो पानी है, पानी को हम किसके साथ रख दिए, कांच के साथ रख दिए, तो अब पानी क्या हो गया, पानी हो गया विरल। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। पानी जब कांच के साथ आएगा यहाँ पे तो पानी विरल है, और पानी जब हवा के साथ पहुँचा तो पानी क्या हो गया, सघन हो गया। यानी कि बदलेगा कौन, हेलो जी ठीक है भैया। जी भैया हो जाएगा वो ब्याज हो जाएगा। जी 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 हाँ ठीक है भैया, तो वो हो जाएगा। हम थोड़ा भैया से बतिया लेते हैं कि कब तक हो जाएगा, उसके बाद हम आपको कह देते हैं सामने। जी 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 ठीक है भैया। बढ़े आगे। आपने देखा है कि जब पानी किसके साथ आता है, कांच के साथ, तो पानी विरल हो जाती है, और जब पानी हवा के साथ आता है तो पानी क्या हो जाती है, सघन हो जाती है। हवा हमेशा विरल ही रहेगी और ये जो आप कांच देख रहे हैं ये हमेशा सघन। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए जरा आप यहाँ देखिए, अब पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता सघन माध्यम है। यानी कि कौन कौन यहाँ पर पहुँचा, तो देखिए यहाँ पर पानी आया और कांच आया, तो पानी और कांच में जो कांच है वो हमेशा क्या है, सघन है, और कांच के साथ पानी आया तो पानी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी विरल हो जाएगा, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने समझा है ना, कि जब कांच के साथ पानी पहुँचे तो पानी विरल और कांच क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। आगे जब बढ़ते हैं तो जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। यानी कि जो पदार्थ जितना सघन होगा प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होगी। अब एक बात यहाँ देखिए, कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहे हैं, कुछ पॉइंट समझ लीजिए। हम यहाँ पर लिखते हैं कांच, उसके बाद पानी, और उसके बाद हवा। लिख लिए। इसमें सबसे अधिक सघन, सबसे अधिक सघन कौन है, कांच है। कम सघन कौन है, कम सघन पानी है, और उसके बाद विरल कौन है, हवा है। तो अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पे क्या पढ़ा है बाबू, आपने पढ़ा है कि जो जितना अधिक घनत्वीय वाला होता है, यानी कि जो जितना अधिक सघन होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक सघन कौन होता है, कांच होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही होती है ना। ओकरा से कम सघन कौन है, पानी है। तो इसमें जो प्रकाश की चाल है वो कितना है, 2.25 लाख है। कितना है बाबू, 2.25 लाख है। और जो हवा है ये बिल्कुल विरल है, तो यहाँ पर लगभग प्रकाश की चाल लगभग में ले सकते हैं, कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है ना। यानी कि जो जितना अधिक सघन चाल उतना ही कम। ये 2, ये 2.25 और यहाँ पर 3 सबसे अधिक, उससे कम 2.25 और सबसे कम क्या है, 2 है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कांच में प्रकाश की चाल अधिक होगी या हवा में, तो हवा में। क्यों, क्योंकि हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और कांच में कम चाल क्यों होगी, क्योंकि जिस माध्यम की सघनता जितनी अधिक होती है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना।
नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट डे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है।